हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लास 10 चैप्टर 3 में हम एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहे हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और वो प्रश्न है धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है या फिर खनिज या अयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे धातुओं की प्राप्ति, यानी कि धातुओं की प्राप्ति हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो धातुओं की प्राप्ति खनिज द्वारा होती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि पृथ्वी पे जो भूपल्टी होती है, यानी कि भूमि वाले जो हिस्से होते हैं, पृथ्वी के अंदर जो प्राकृतिक रूप से धातुएं होते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, अब धातुओं की प्राप्ति आगे बहुत प्रोसेस है, तो इन्हें तो हम खनिज कहते हैं। तो खनिज किसे कहते हैं ये तो क्लियर हो गया। अब अयस्क किसे कहते हैं, तो जो पृथ्वी पे जो भूपल्टी वाला हिस्सा होता है, तो कई स्थानों पे जो खनिज होता है उनमें से कुछ ऐसे तत्व जो अधिक मात्रा में होते हैं और उन्हें भूमि में से बाहर निकालना, यानी कि खनन विधि द्वारा बाहर निकालना बहुत ही लाभकारी होता है। इसे हम कहते हैं, अब जब उन्हें बाहर निकालना बहुत लाभकारी होता है तो ऐसे धातुओं को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे कि चांदी है, कहीं पे अधिक मात्रा में चांदी है तो हम उसे निकालना लाभकारी होगा, यानी कि ये धातु अयस्क कहलाएगा। सोना है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है इत्यादि ऐसे कई धातुएं हैं जो अधिक मात्रा में पृथ्वी में पाई जाती हैं और उन्हें बाहर निकालना बहुत लाभकारी होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, अभी धातुओं की प्राप्ति में केवल आप क्या किए हैं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़े कि कैसे प्राप्त होता है, खनिज किसे कहें, अयस्क किसे कहें। ठीक है, इसका और इसका आंसर तो 2 नंबर का ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर धातुओं की प्राप्ति आती है तो इसमें आता है धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, तो जब धातुओं का निष्कर्षण होगा तो चलिए अगली टॉपिक हम इसी में बढ़ाते हैं, धातुओं का निष्कर्षण। और धातुओं को निष्कर्षण द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं, अगर हम ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। देखते हैं अब जो धातुओं का निष्कर्षण है, यानी कि अब धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। अगर हम धातुओं का निष्कर्षण प्राप्त कर लेते हैं तो धातुओं की प्राप्ति हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ धातुएं जो हैं जो पृथ्वी में होती हैं, तो कुछ धातुएं क्या होते हैं, अपनी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रहती हैं, किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। लेकिन कुछ धातुएं अपने ऑक्साइड के रूप में रहती हैं या फिर सल्फाइड के रूप में रहेंगी। ठीक है, अब जैसे इसमें है गोल्ड है और सिल्वर है, तो ये गोल्ड सिल्वर क्या होते हैं, अक्सर स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जो कॉपर और सिल्वर है, सिल्वर कभी कभी ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, लेकिन जो कॉपर है ये हमेशा अपने सल्फाइड के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं पाए जाते हैं। जो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होते हैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ये हमेशा किसी न किसी से अभिक्रिया करके कोई ना कोई मतलब सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में ये उपस्थित रहेंगे। अब आता है सक्रियता श्रेणी के जो मध्यम वर्ग के होते हैं। अभी हम आपको सक्रियता श्रेणी बताएंगे कि सक्रियता श्रेणी में धातुओं की मतलब जो धातुएं सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं उनको सबसे ऊपर रखा जाएगा, जो कम अभिक्रियाशील हैं यानी कि उनका और वही क्रम बनाते चले जाएंगे, जो कम अभिक्रियाशील हैं उनको नीचे, फिर सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं को सबसे नीचे रखा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो मध्यम वर्ग में आती हैं, जैसे कि जिंक है, आयरन है और लेड है। तो ये जिंक, आयरन, लेड जो होते हैं ये मध्यम अभिक्रियाशील है, लेकिन ये भी अपने मुख्यतः ऑक्साइड या ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, स्वतंत्र ये भी नहीं होते हैं। तो इनको क्या किया जाता है, परिष्करण करके इनके ऑक्साइडों को निकाला जाता है, सल्फाइडों को निकाला जाता है और कार्बोनेटों को निकाला जाता है, क्योंकि धातु से सल्फाइड को निकालेंगे तभी तो धातु सुरक्षित मिलेगा। ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, परिष्करण करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि धातुओं को 3 भागों में बांटा गया है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। अब तीसरा जो होता है वो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, यानी कि पहला उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, दूसरा मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, तीसरा निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि
सक्रियता श्रेणी क्या होती है धातुओं की, उनमें उच्च अभिक्रियाशील निम्न अभिक्रियाशील धातुएं कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, एक काम करिए, इसको आप लोग नोट्स के लिए इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि एग्जाम में हेल्प करेगा आपके नोट के लिए। देखते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो जैसे धातु देखते हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक है, ये जो धातुएं होती हैं ये जब पृथ्वी में भूमि से पाई जाती हैं तो इन्हें निकालने के बाद विद्युत अपघटन द्वारा इनको शुद्ध किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनमें रेत मिट्टी कुछ न कुछ लगा रहेगा, तो विद्युत अपघटन द्वारा इन्हें शुद्ध किया जाता है, हटाया जाता है। अब क्या होता है, ये उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर धातुएं हैं ये उच्च अभिक्रियाशीलता धातुओं में आती हैं। दूसरा, मध्यम अभिक्रियाशील यानी कि जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये जो होते हैं ये मध्यम अभिक्रियाशील होते हैं। अब ये कार्बन के उपयोग से अपचयन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? अपचयन कराया जाता है इनका, क्योंकि ये ऑक्साइड के रूप में रहेंगे या फिर सल्फाइड के रूप में रहेंगे तो अपचयन इनका करा दिया जाता है। और लास्ट में जो सिल्वर और गोल्ड होते हैं ये प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं, ये निम्न अभिक्रियाशील होते हैं। या तो कभी कभी अभिक्रिया सिल्वर करेगा तो कभी ऑक्साइड बना देगा, सिल्वर ऑक्साइड, नहीं तो ये प्राकृतिक अवस्था यानी कि ये जैसे हैं तैसे पाए जाएंगे। बहुत होगा तो इनमें धूल मिट्टी लग सकती है, बाकी किसी तत्व या यौगिक ये किसी यौगिक के रूप में पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सक्रियता श्रेणी में धातुओं को कितने वर्गों में बांटा गया। पहला, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। उच्च अभिक्रियाशील में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आती हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जिसमें जिंक, आयरन, लेड, कॉपर आता है। और फिर निम्न अभिक्रियाशील धातु तो जिसमें सिल्वर और गोल्ड आता है। ठीक, तो ये तो हो गई अभिक्रियाशील धातुएं। अब हम इस धातुओं का परिष्करण करेंगे जिससे कि हमें ये धातुएं प्राप्त होंगी, तब जाके अब हमारा ये कंप्लीट होगा कि धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। इतने प्रोसेस में देखिए, जब धातुओं की प्राप्ति पूछेगा या तो आपसे 7 नंबर में पूछता है तो आप इतना डिटेल्स बताएंगे, या फिर 4 नंबर में पूछता है तो आप डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, नहीं तो 1-2 नंबर में पूछता है तो आप नॉर्मल केवल डेफिनेशन देके और कुछ धातुओं के बारे में बता देंगे कि उच्च अभिक्रियाशील, निम्न अभिक्रियाशील और मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के बारे में। ठीक है, चलिए तो हम बताते हैं आगे का। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब आ गया आपका अयस्कों से शुद्ध धातुओं के चरण, यानी कि जो धातु होते हैं। सबसे पहले धातु की प्राप्ति जब हम करते हैं तो गैंग को पहले समझिए। गैंग क्या होता है? गैंग मतलब वो वाला गैंग नहीं जो बाहर होता है, उसको मत समझिए। जो धातुएं भूमि में रहती हैं तो उनमें क्या होता है, मिट्टी लगे होते हैं या फिर रेत लगे रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें गैंग कहते हैं। तो मिट्टी रेत से मतलब धातुओं को हटा लेना सही रहता है, उनके यौगिकों से मिट्टी रेत निकल जाए। ठीक है, अब इनको हम अयस्क कहते हैं। धातुओं को क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे, क्योंकि ये किसी न किसी यौगिक के रूप में रहेंगे। ठीक है, तो ये अयस्क होता है और इस अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। देखिए बहुत बढ़िया ग्राफ बना हुआ है, इससे बिल्कुल समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, साड़ी तरीके से। तो अयस्कों का पहले क्या किया जाएगा? सांद्रण किया जाएगा। और सक्रियता श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि हम बताए हैं कि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो जब धातुओं को प्राप्त किया जाएगा उनको अलग अलग डिवाइड किया जाएगा कि कौन से धातु उच्च अभिक्रियाशील में आते हैं, कौन से मध्यम अभिक्रियाशील में आते हैं और कौन निम्न अभिक्रियाशील में आते हैं। अब उनको क्या किया जाएगा? उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को गलित धातु का विद्युत अपघटन करा दिया जाएगा। ठीक है, और जब गलित धातु का विद्युत अपघटन कराएंगे तो वहाँ से हमें केवल शुद्ध धातु प्राप्त होगा। बहुत आसानी से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है, यानी कि उच्च अभिक्रियाशील धातुओं से हम क्या करते हैं? शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं आराम से। अब फिर आता है मध्यम अभिक्रियाशील, जो दूसरे नंबर पे है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु। अब मध्यम अभिक्रियाशील धातु में थोड़ा सा वर्क बढ़ जाता है। क्या? क्योंकि मध्यम अभिक्रियाशील के कुछ धातुएं कार्बोनेट के अयस्क बनाते हैं, यानी कि धातु कार्बोनेट अयस्क, और कुछ क्या करते हैं? सल्फाइड अयस्क बनाते हैं, यानी कि धातु के सल्फाइड अयस्क बनाते हैं। तो इनके लिए अलग अलग कार्य करना पड़ता है। जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं उनका क्या किया जाता है? निस्तापन किया जाता है। ठीक, और सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है।
निस्तापन भर्जन, हालांकि ये भी हमेशा पूछा जाता है निस्तापन भर्जन, इसके लिए हम आप अलग क्वेश्चन है, अलग वीडियो बना के समझा देंगे निस्तापन भर्जन क्या होता है, क्या डिफरेंट होते हैं। लेकिन अभी ये समझे कि कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन करते हैं और सल्फाइड अयस्क का भर्जन करते हैं। जब निस्तापन और भर्जन करेंगे तो इसमें जो धातु रहेगी वो धातु ऑक्साइड के रूप में आ जाएगी, ठीक है। और धातु ऑक्साइड को क्या करना है, धातु में अपचयन कर देना है, यानी कि धातुओं का क्या करेंगे, अपचयन कर देंगे। आपको पता ही है कि धातुओं का अपचयन करेंगे तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया में आप पढ़े हैं कि धातुओं का अपचयन किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब उसके बाद धातु का शोधन कर देंगे, हमें शुद्ध धातु यहाँ से भी प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने प्रोसेस फॉलो करेंगे, यहाँ करेंगे, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा, धातु की प्राप्ति हो गई। अब निम्न अभिक्रियाशील धातुओं से धातुओं की प्राप्ति कैसे करें, तो जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है ये भी सल्फाइड अयस्क के रूप में रहेगी, यानी कि धातु सल्फाइड अयस्क, ठीक है। अब यहाँ पे गोल्ड है या फिर सिल्वर धातु है, कोई भी धातु है उसका सल्फाइड अयस्क रहेगा। तो आपको यहीं से आइडिया लग जाता है कि सल्फाइड अयस्क का भर्जन करते हैं, ठीक। तो सल्फाइड अयस्क का हम क्या किए, भर्जन कर दिए। और उसके बाद धातु इसमें से जो रहेगा उस धातु का हम परिष्करण कर देंगे, यहाँ से हमें फिर शुद्ध धातु प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आपको समझ स्क्रीनशॉट लेना है या फिर टॉपिक नोट्स करनी है तो नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, धातुओं की अब हो गई प्राप्ति। इन धातुओं को हमने क्या किया कि इन विधि द्वारा प्राप्त कर दिया। इस टॉपिक में खनिज या अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, 1-2 नंबर में गैंग को भी कभी कभी पूछ देता है, हालांकि अब तो नहीं, ज़्यादातर नहीं पूछ रहा है, लेकिन केवल खनिज या अयस्क किसे कहते हैं ज़्यादातर पूछ रहा है क्वेश्चन में बोर्ड वाले। और निस्तापन और भर्जन किसे कहते हैं ये भी हमेशा पूछता है, ठीक है। और एग्जाम्पल भी आपको एक समीकरण देने के लिए बोल देता है कभी कभी। तो ये हो गए प्रोसेस, धातुओं की प्राप्ति कैसे हुई, कहाँ तक कितना समझ में आया आप ये ज़रूर बताएं। जहाँ पे नहीं आता है समझ में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।